26 नवंबर 2008 मुंबई पर हमला हुआ, लेकिन उस तबाही के पीछे एक कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक साजिश छिपी थी। एक ऐसी साजिश जिसे भारत को अंदर से तोड़ने के लिए बनाया गया था। तो चलिए उस मंजर को थोड़ा समझते हैं। ये कोई आम हमला नहीं था, ये एक सोचा समझा कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट था, जिसने लगभग 60 घंटों के लिए पूरे शहर को मानो अपने घुटनों पर ला दिया था। सोचिए ये हमला कितनी तेजी से हुआ, एक साथ कई जगहों पर। इस तरह की कोऑर्डिनेशन ने शहर को पूरी तरह से चौंका दिया था। किसी को सच में कोई अंदाजा ही नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है। यहीं से ये पूरी कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि जो दिख रहा था वो पूरी सच्चाई थी ही नहीं। असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था। देखिए, हमलावरों के पास एक बहुत ही सावधानी से बनाया गया प्लान था। एक ऐसा प्लान जो सिर्फ तबाही मचाने से कहीं आगे का था। उनका असली मकसद कुछ और ही था। और साजिश का सार यही था। प्लान ये था कि दुनिया को ये यकीन दिलाया जाए कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि भारत के ही हिंदू चरमपंथियों ने किया है। और ये साजिश कितनी बारीकी से बुनी गई थी, जरा सोचिए तो। आतंकवादियों को फर्जी हिंदू पहचान पत्र दिए गए, उनकी कलाइयों पर मंदिर से लाए गए कलावा यानी कि वो लाल धागे बांधे गए। ये सब कुछ एक झूठी पहचान गढ़ने के लिए था। अगर ये प्लान कामयाब हो जाता तो पूरी कहानी ही पलट जाती। लेकिन धोखे की इस पूरी इमारत को एक अकेली घटना ने गिरा दिया। एक ऐसा पल जिसने इस साजिश का रुख ही मोड़ कर रख दिया। ये शब्द है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया के, और ये बयान अपने आप में सब कुछ कह देता है। ये दिखाता है कि साजिश करने वाले अपनी योजना में कामयाब होने के कितने कितने करीब थे। एक छोटी सी चूक और देश एक बहुत बड़े सांप्रदायिक तूफान में फंस सकता था। और यही था वो निर्णायक मोड़, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले का सर्वोच्च बलिदान। उन्होंने सिर्फ एक आतंकवादी को नहीं पकड़ा था, बल्कि उस बहुत बड़े डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को, उस झूठे नैरेटिव को नाकाम कर दिया था जो पूरे देश को नफरत की आग में झोंक सकता था। अब कसाब जिंदा पकड़ा जा चुका था, और उसके पकड़े जाने के साथ ही असली कहानी सामने आने लगी। और ये कहानी एक बहुत ही सुनियोजित और सीमा पार से समर्थन वाले ऑपरेशन की थी। ये बात दिमाग को सुनकर देने वाली है। कराची में एक कंट्रोल रूम था, जहां से हैंडलर वीओआईपी कॉल्स के जरिए आतंकवादियों को बता रहे थे कि सुरक्षा बल कहां है, किधर जाना है। और जानते हैं वो ये सब कैसे कर रहे थे? भारतीय न्यूज चैनलों की लाइव कवरेज देखकर। यह 10 आतंकवादी कोई आम लोग नहीं थे। इन्हें बाकायदा सैन्य स्तर की मिलिट्री ग्रेड ट्रेनिंग मिली थी, जो ये बताता है कि इस हमले के पीछे कितनी बड़ी तैयारी थी। इस ऑपरेशन की जड़ें वाकई बहुत गहरी थी। ट्रेनिंग में तैराकी, नेविगेशन, यहाँ तक कि गूगल अर्थ के प्रिंटआउट से होटल्स के फ्लोर प्लान की स्टडी करना भी शामिल था। हथियार और दूसरे उपकरण नकली एनजीओस को मिले डोनेशन के पैसों से खरीदे गए। और तो और CIA और रॉ जैसी एजेंसियों ने महीनों पहले ही समुद्री हमले की चेतावनी दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब बात करते हैं इस हमले की इंसानी कीमत की, बहादुरी के उन कारनामों की और उन हमलों के स्थायी प्रभाव की। ये उन कुछ बहादुरों के नाम हैं जिन्होंने उस दिन देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर, तुकाराम ओम्बले, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, गजेंद्र सिंह बिष्ट। उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। इस राष्ट्रीय त्रासदी ने देश को जगाया। इसके बाद सुरक्षा के पूरे ढांचे में, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में बड़े बदलाव हुए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA का गठन भी इसी का एक नतीजा था, ताकि भविष्य में ऐसा फिर कभी न हो। तो इस पूरी कहानी से क्या सबक मिलता है? शायद यही कि बहादुरी का एक काम एक विनाशकारी झूठ को उजागर कर सकता है। ये हमें उस व्यक्तिगत साहस की ताकत के बारे में क्या सिखाता है, जो बड़ी से बड़ी साजिश के सामने भी डट कर खड़ी हो सकती है। शायद यही कि सच को कुछ देर के लिए दबाया तो जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता।